हेलो बच्चा लोग। आज हम करेंगे केमिकल रिएक्शन। बहुत सिंपल चैप्टर है, 20 से 25 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म कराने वाला हूँ। जो भी पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा जो डिस्क्रिप्शन में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं विदाउट डिले। बट एक बार शुरू करने से पहले इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना। क्यों? क्योंकि स्कोर तो मैं आपको करवा के रहूंगा। तो एक बार नजर मान लेते हैं एग्जैक्टली हम टॉपिक करने कौन कौन से वाले केमिकल के अंदर। देखो, ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। केमिकल रिएक्शन, उसकी मतलब रिएक्टेंट, स्केलेटल, बैलेंस, इक्वेशन का बैलेंस होना क्यों जरूरी है, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन, रिडॉक्स रिएक्शन, रेंसिडिटी। शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है केमिकल्स का मिलना। आपस में अगर दो केमिकल मिलेंगे तो क्या होगा, एक बिल्कुल नई चीज फॉर्म करेगा, उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। अगर आपस में दो चीजें मिली और बिल्कुल सेम चीज फॉर्म करी, इसमें प्रॉपर्टी सेम है, तो वो केमिकल नहीं, वो फिजिकल चेंज हुआ। मतलब मान लो ए प्लस बी मिलाया आपने और सी प्लस डी मिला, बट एक कंडीशन है विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है? बिल्कुल अलग है। अगर ऐसा हो जाता है तो वो केमिकल रिएक्शन है। बट अगर सेम प्रॉपर्टी होगा तो वो क्या होगा? वो फिजिकल चेंज होगा। तो व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा चीजें जब मिलती है, रिएक्ट करती है और कुछ नई चीजें मिलती है विद डिफरेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, सेम होगी तो फिजिकल होगा। एग्जाम्पल हो गया खाने का बनना, ग्रेप्स का खराब हो जाना, लोहे का जंग खाना, बिस्किट्स का खराब हो जाना, ये सब एग्जाम्पल होंगे इसके, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप इसको वर्ड इक्वेशन में लिख दो, वर्ड की फॉर्म, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। या फिर आप इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख दो, जैसे जिंक की जगह आपने लिख दिया Zn, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह लिख दिया हमने H2SO4। मतलब इनके सिंबल्स का हमने यूज कर लिया। कुछ चीजों को लेफ्ट पे लिखा जाता है, लेफ्ट पे लिखने वाली चीजों को हम कहते हैं रिएक्टेंट। दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट। रिएक्टेंट वो होते हैं जिनमें रिएक्शन होती है। राइट वालों को कहते हैं हम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? जो एग्जैक्टली हमें आफ्टर रिएक्शन मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट। द सब्सटेंस दैट अंडरगो अ केमिकल चेंज। और हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखे जाते हैं रिएक्टेंट, और एरो हमेशा प्रोडक्ट की साइड होता है। और जो नई चीज जो बनी ड्यूरिंग द रिएक्शन, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। वो हमेशा राइट पे लिखी जाएगी। जैसे एग्जांपल, आपने खाना बनाया तो आपने आलू टमाटर प्याज सब डाला, तो वो सारे लेफ्ट पे लिखे जाएंगे। और जो सब्जी आपको मिली, आलू मटर जो भी मिली, वो कहाँ लिखा जाएगा? वो राइट साइड पे लिखा जाएगा, ठीक है। आगे चलें। साइन। अब मुझे पता कैसे चलेगा केमिकल रिएक्शन हुई है केमिकल रिएक्शन, बट मुझे कैसे पता लगेगा? पहला मैं चेक करूंगा कि उसमें कोई कलर का चेंज तो नहीं आया। अगर कलर का चेंज आया, जैसे लोहे का जंग खाना, जब लोहा जंग खाता है तो क्या होता है? कलर बदल जाता है ना। कोई गैस तो नहीं निकली, मैं गैस चेक करूंगा। तीसरा, टेम्परेचर में कुछ चेंज तो नहीं आया। अगर ऐसा हुआ है तो केमिकल रिएक्शन हुई है। चौथा, स्टेट तो नहीं बदला। और पांचवा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट तो नहीं बना कोई। इन पांचों में से अगर कुछ भी होगा तो मैं बोलूंगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन नाम से पता लग रहा है। इक्वेशन का मतलब हुआ आप पूरी रिएक्शन को सिंबल्स का नाम फॉर्म दे दो। जैसे हमने Mg लिया था ना, मैग्नीशियम की जगह Mg लिखा था। तो जब पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन को आप सिंबल्स की फॉर्म में लिख दोगे, ऐसी चीज को हम बोलेंगे क्या? केमिकल इक्वेशन। अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। जैसे सबसे बेस्ट है मैग्नीशियम वाला, अगर आपको याद हो, हमने मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको बर्न करा, तो क्या होगा? MgO बनेगा। तो ये हो गया केमिकल इक्वेशन हुई, ठीक है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं हम? अनबैलेंस इक्वेशन को। अनबैलेंस का मतलब हुआ जब लेफ्ट वाला पार्ट, मतलब रिएक्टेंट वाला पार्ट का जो मास होगा, वो प्रोडक्ट वाले पार्ट के मास के इक्वल नहीं होगा, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? इसको बोला जाएगा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस को। व्हेन मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट सेम, इसको हम बोलेंगे स्केलेटल। अच्छा, इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। यही चीज हमने पढ़ी थी 9 में, टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन? जब रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा, जब इन दोनों का मास इक्वल कर दोगे आप, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास, उसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं होगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल कर जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पे जितनी भी चीजें आप देखते हो रिएक्शंस के आसपास, जो भी चीजें आपकी खाना का डाइजेशन है, सब में दिक्कतें आएगी, ठीक है। जब टोटल मास ऑफ एलिमेंट जो प्रोडक्ट में होगा इक्वल होगा टोटल मास ऑफ एलिमेंट जो रिएक्टेंट में है, इसको हम बोलेंगे बैलेंस। और अनबैलेंस होगी तो स्केलेटल बोलेंगे, ठीक है, याद है। इक्वेशन का बैलेंस होना क्यों जरूरी है? जिससे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर सके, जो क्या कहता है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बैलेंसिंग हम चेक करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, बहुत सिंपल है। स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे? हम
इनके चारों तरफ बॉक्स बना देंगे जो रिएक्शन लिखी हुई है ना, जैसे Fe प्लस H2O, ये बना Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं उनका टेबल बनेगा। स्टेप नंबर 2, जैसे आपको Fe दिख रहा है, आपको H दिख रहा है, आपको O दिख रहा है। अब देखो लेफ्ट पे कितना है और देखो राइट पे कितना है। लेफ्ट पे Fe कितना है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, राइट पे कितना है 3 दिख रहा है। लेफ्ट पे H कितना है 2 दिख रहा है, राइट पे कितना है 2 दिख रहा है। लेफ्ट पे O कितना है 1 दिख रहा है, राइट पे दिख रहा है 4। अब स्टेप नंबर 3 देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड इजी टारगेट। इजी टारगेट मतलब जो आसानी से बैलेंस हो जाए। आसानी से जो बैलेंस हो सकता है वो या तो ऑक्सीजन है 1 का 4 बना सकता हूँ, या आयरन है Fe है। जिससे आपका मन करे आप शुरू कर दो। आयरन से शुरू करें। यहाँ पे 1 को मैं आगे लिखना है। बॉक्स बनाने का वजह क्या है, क्या फायदा है, बॉक्स में आप कुछ भी नहीं लिखोगे, जो लिखा जाएगा बॉक्स के बाहर लिखा जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये 3 आ गया, यहाँ पे 3 लिखो और इसको काटा मार दो और इस पे टिक मार दो। अब एच ओ को बैलेंस कर लो, यहाँ पे 1 है ओ, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आगे 4 लिख दो, यहाँ पे काट के 4 लिख दो और फिर टिक मार दो। अच्छा, इससे प्रॉब्लम ये हुई कि इससे ना हाइड्रोजन भी चेंज हुआ। हाइड्रोजन अब कितना हो गया, 4 टू ज़ा 8 हो गया, काट के इसको 8 लिख दो। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 8 हो जाए 4, तो यहाँ पे भी काट के 8 लिख दो, तो आपकी रिएक्शन हो गई बैलेंस। कितना सिंपल है। इसको हम कहते हैं इजी टारगेट मेथड, आसानी से बैलेंस करने वाला, नो टेंशन। जैसे मैं आपको इसमें से ना फर्स्ट पार्ट करके दिखाता हूँ, आपको और पिक्चर क्लियर होगी। जैसे फर्स्ट पार्ट मैंने क्या क्या दिख रहा है, मुझे एच दिख रहा है, मुझे एन दिख रहा है, मुझे ओ दिख रहा है, मुझे सी ए दिख रहा है। अब आप देखो लेफ्ट पे कितना दिख रहा है और राइट पे कितना दिख रहा है। लेफ्ट पे एच दिख रहा है 1, राइट पे दिख रहा है मुझे 2। लेफ्ट पे एन दिख रहा है 1, राइट पे दिख रहा है मुझे 2। लेफ्ट पे ओ दिख रहा है 3 और 2, 3 प्लस 2 5, राइट पे दिख रहा है 3 टू द 6 प्लस 1 7। लेफ्ट पे सी ए दिख रहा है 1 और राइट पे सी ए दिख रहा है 1। तो ये तो टेबल बन गई। अगर आपने टेबल बनाने में गलती करी तो आपको आगे बैलेंसिंग करने में भी गलती होने के चांस है। अब इजी टारगेट ढूंढो। इजी टारगेट का मतलब हुआ जो आसानी से बैलेंस हो जाए। जैसे 1 का 2 बनाना इजी है, सॉरी लेफ्ट पे हाइड्रोजन 1 नहीं है, देखो यही होती है मिस्टेक। लेफ्ट पे हाइड्रोजन 1 नहीं है, लेफ्ट पे आपका 1 और 2, लेफ्ट पे हाइड्रोजन 3 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन तो इजी टारगेट है नहीं अपना। नाइट्रोजन इजी टारगेट है, 1 को 2 बनाना इजी है, मल्टीप्लाई करो 2 से, ठीक है। तो इससे पहले मैं 2 लिख दूंगा, यहाँ पे 2 लिख दो। ऐसा 2 लिखने से क्या हुआ, टेबल को बदलना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे काट के मैं 2 लिख दूं, यहाँ पे टिक मार देता हूँ, अच्छा लग रहा है। अब टेबल बदलना पड़ेगा, टेबल नहीं बदलोगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि फिर हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे, फिर से इजी टारगेट नहीं मिलेगा मुझे। अच्छा, अब देखो एच कितना हो गया मेरा, एच यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 2, तो काट के इसको 4 लिख दो, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया, अभी मल्टीप्लाई का साइन है, 3 टू ज़ा 6 मल्टीप्लाई होगा 6 और 2, ऑक्सीजन को 8 लिख दो। अब ढूंढो अगला इजी टारगेट। अब हम ढूंढेंगे क्या, नाउ वी कैन फाइंड नेक्स्ट इजी टारगेट जो आसानी से आप बैलेंस कर सको। तो आसानी से अगर मैं बैलेंस कर सकता हूं तो वो है आपका 2 का 4 बना सकता हूं आसानी से, ठीक है। तो 2 को आप 4 कैसे बनाओगे, यहाँ पे हाइड्रोजन राइट साइड पे 2 का लिखा है, ये रहा, यहाँ पे 2 लगा दो, इसको काट के 4 कर दो और इस पर टिक मार दो। इससे टेबल ही बदलो फिर, 3 टू द 6 और 2, 6 और 2 इसको काट के 8 लिख दो, ये भी बैलेंस हो गया, लो हो गई बैलेंस। कितना ईजी है ना। इसको हम कहते हैं इजी टारगेट मेथड, जो आसानी से बैलेंस कर सके। एक मैंने कर दिया है, ये 3 मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, करना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपसे हो रही है। हम आगे चलते हैं बाकी, ठीक है। बैलेंस हो चुकी है, बस यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे 2 लगाया। ये इनके सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा, मैग्नीशियम रिबन को जो हम जलाते हैं तो क्या होता है, एक वाइट कलर की डैजलिंग फ्लेम निकलती है और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलके MgO बना देता है, जो कि वाइट कलर का एक पाउडर होता है, वाइट ऐश सी, और पाउडर वो गिर जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हमें उसको सैंड पेपर से साफ करना पड़ता है। अगर आप जैसे मान लो मैग्नीशियम रिबन जलने में मान लो 10 सेकंड ले रहा है, अगर आप सैंड पेपर से रब नहीं करोगे तो उसको 20 सेकंड लग जाएंगे, तो आपकी हीट जो है वेस्ट जाएगी। और मैग्नीशियम एक स्ट्रिप होती है, मैग्नीशियम की जो स्ट्रिप है ना, ये देखो, अगर आप इसको साफ नहीं करोगे तो इस स्ट्रिप के ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जमी हुई है उसको नहीं हटाओगे तो सही से जल नहीं पाएगा प्रॉपरली, ठीक है। क्योंकि वो वेरी रिएक्टिव होता है ना, रिएक्टिव सीरीज में याद है KNaCaMg, तो नंबर 4 पे आ रहा है। जो रैपिडली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए हमें इसको साफ करना पड़ता है सैंड पेपर से, अनवांटेड इंप्योरिटीज को हटाने के लिए।
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत सिंपल है। पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम से पता लग रहा है कंबाइन होना, जो आपस में चीजों को कंबाइन करके, ठीक है, जब ए और बी से मान लो सी बन जाएगा। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ये आपने रिएक्शन याद करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में लिख के आनी है। सी ए ओ प्लस एच टू ओ क्या बनेगा, सी ए ओ एच होल ट्वाइस। टू और मोर से एक मिल गया ना अकेला, और इस रिएक्शन में हीट निकलती है, इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही बोला जाता है। तो इससे आपको दो एग्जांपल याद हो गए, कॉम्बिनेशन भी और एक्सोथर्मिक भी। एक्सो मतलब एग्जिट, थर्मल मतलब हीट, ऐसी रिएक्शन जिसे हीट निकलती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब डीकम्पोज, नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन उल्टा हुआ कॉम्बिनेशन का, जब ए से बी और सी मिलेंगे, ठीक है। डीकम्पोज करने के तीन तरीके होते हैं, या तो आप जला दो, या आप सनलाइट में रख दो, या फिर आप करंट पास कर दो। या जला दो, या सनलाइट में रख दो, या फिर आप करंट पास कर दो। तो जला दोगे तो नाम पड़ जाएगा इसका थर्मल। थर्मल का मतलब ही जलाना होता है, हीट, है ना। जब आप जला दोगे नाम क्या पड़ जाएगा, थर्मल। इसका एग्जांपल याद रखना, सी ए सी ओ थ्री पे जब हम हीट डालेंगे तो सी ए ओ बनेगा प्लस सी ओ टू बनेगा। अच्छा, जब आप करंट पास कर दोगे तो नाम पड़ जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि पानी को हम अलग करते हैं, ऑक्सीजन को निकाला जाता है। कोविड में रिएक्शन बड़ी यूज आई थी, ये पानी से हमने ऑक्सीजन निकाला था और सिलेंडर में भरा था, याद है। तो इससे ऑक्सीजन में निकलेगा, इसको हम सिलेंडर में फिल कर सकते हैं। तीसरा हो गया आपका फोटोलिटिक। आप इसको सनलाइट में रख दो, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन किससे होगी, सनलाइट से, इसको हम बोलेंगे फोटोलिटिक या फोटोकेमिकल भी कह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल बड़े याद इंपॉर्टेंट है आते हैं एग्जाम में। एजीसीएल या एजीबीआर, आपने एजीसीएल लिया, ये देखो ये रहा चाइना डिश में, सनलाइट में रखा, इसका कलर होता है एजीसीएल का व्हाइट कलर। व्हाइट कलर से ये बन जाएगा ग्रे कलर का, ठीक है। और याद रखना ये रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी काम आती है, कई बार पूछता है एग्जाम में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस हो जाना, मतलब एक्स जो है, मान लो ए प्लस बी एक्स है, एक्स उठ के ए के पास आ जाएगा, तो ए एक्स प्लस बी बना देगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव वाले को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो एग्जाम में रिपीट होता है, Fe प्लस सी यू एस ओ फोर, इसका कलर याद रखना, इट इज ब्लू इन कलर। और FeSO4 का कलर होता है आपका ग्रीन कलर। आपने आयरन नेल को डाला, ये ब्लू कलर से ग्रीन कलर का बन गया, और इस पे कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। आयरन नेल पे डर्टी ग्रीन सा बन जाता है। चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट, जब दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं एक्स और वाई। जैसे ए एक्स प्लस बी वाई था, एक्स उठ के यहाँ पे आ गया, वाई उठ के यहाँ पे आ गया, ये बन गया ए वाई प्लस बी एक्स, तो इसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनको बोला जाता है आयंस। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमें इसका याद रखना है वो है Na2SO4 वाला, ठीक है। Na2SO4 प्लस BaCl2, Cl उठ के यहाँ पे, SO4 उठ के यहाँ पे, तो NaCl बनाएगा और BaSO4। इसका कलर याद रखेंगे हम, एग्जाम में पूछता है, इट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा इसमें, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन नाम से पता लग रहा है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन या तो ऐड होगा या फिर और हाइड्रोजन रिमूव होगा। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है। रिडॉक्स, रिडक्शन उल्टा हो गया, या तो ऑक्सीजन रिमूव होगा या फिर हाइड्रोजन ऐड होगा। अगर इन दोनों में से कुछ भी हो रहा है तो मतलब रिडक्शन हो रही है। जिनमें दोनों होगी उनको हम बोलेंगे रेड ऑक्स। रेड मतलब रिडक्शन, और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों होती है, रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर। अभी बात सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन को वो गेन करेगा या फिर हाइड्रोजन को लूज करेगा, इसको ऑक्सीडाइज बोलेंगे, रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कॉपर को अगर आप जलाओगे तो कॉपर काला पड़ जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है, ब्लैक कलर बनेगा। रिडक्शन क्या हुआ, ये बस सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन या फिर गेन हाइड्रोजन, क्या हम बोलेंगे इसको, रिड्यूस। और इस रिएक्शन को बोला जाएगा क्या, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल याद रखना, हमने CuO पे क्या किया, ध्यान से देखना, हमने कॉपर लिया, कॉपर को हमने जलाया, तो कॉपर पड़ गया Cu प्लस O2, क्या बना, CuO काला पड़ गया, ये काला पड़ गया। बट जैसे ही हमने उस पर हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो O उठ के इसके बाद, ध्यान से देखो देखो,
इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, अभी चलेगी, ये दिख रहा है आपको, कॉपर फिर से मिल गया। ये इसको जलाएगा, ध्यान से देखना है यहाँ पे, अभी ये कॉपर अपना काला हो जाएगा। और जैसे ही वो हाइड्रोजन, ये देखो ये काला पड़ गया ना, ये दिख रहा है, अब हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं, फिर से आपको कॉपर मिल गया। तो ऐसी रिएक्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, H2 से H2O बना, ऑक्सीडाइज हुआ, CuO से Cu बना, रिड्यूस हुआ। ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जहां पे एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा होता है रिड्यूस। इसको हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कई बार, चार चीजें पूछेगा आपसे, क्या ऑक्सीडाइज हुआ, क्या रिड्यूस हुआ, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और क्या रिड्यूसिंग एजेंट है। पहले ही शुरू करते हैं हम, क्या ऑक्सीडाइज हुआ, क्या रिड्यूस हुआ, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और क्या रिड्यूसिंग। एक बात का ध्यान रखना, आंसर हमेशा रिएक्टेंट से देंगे हम, रिएक्टेंट मतलब आंसर हमेशा इनसे आने वाला है। तो H2 से H2O बना, साफ दिखाई दे रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ। और अब कॉमन सेंस का यूज करेंगे। व्हाट इज कॉमन सेंस, कि अगर H2O ऑब्वियसली अगर ऑक्सीडाइज हुआ है तो CuO क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो ये हो गया रिड्यूस, ये लो। और उल्टा होता है, जो रिड्यूस होता है वही अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो ऑक्सीडाइज होता है वही अपना रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बात खत्म। ठीक है, बाकी आप ट्राई कर लेना। सी वाला पार्ट आपने कई बार बोर्ड में भी देखा होगा, अगर आपने पेपर लगाए हैं तो आपने देखा होगा सी पार्ट। मैं आपको डी पार्ट कराता हूँ जिसमें दिक्कत आती है। ठीक है, क्या ऑक्सीडाइज हुआ, क्या रिड्यूस हुआ, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और क्या रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन तो दिख ही नहीं रहा, बट यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है। H2S से S बना, H गायब हुआ ना, रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, तो ऑक्सीडाइज हुआ ना H2S। और ऑब्वियसली कॉमन सेंस, ये ऑक्सीडाइज हुआ तो रिड्यूस होगा, जो रिड्यूस होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो ऑक्सीडाइज होता है वही आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बात खत्म हो गई। कितना सिंपल है देखो, नहीं। एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब हुआ एग्जिट, थर्मल का मतलब हुआ हीट, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट निकलती है। एंडो का मतलब हुआ एब्जॉर्ब करना, ठीक है, एब्जॉर्ब, थर्मल मतलब हीट, जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिसमें से हीट निकलेगी उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, प्रोडक्ट के साथ साथ। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, से पहली रिएक्शन याद है मैंने बताई थी अभी वीडियो की स्टार्टिंग में। एंडो हो गया आपका, जैसे कि जिसको आप हीट खुद दे रहे हो, खाने का बनना, एंडोथर्मिक। CaCO3 फोटोसिंथेसिस, तो ये सारी क्या हो गई, ये सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई जिसमें से हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पे स्टार लगा लेना, एग्जाम में आता है। जब मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करता हूँ वाटर का, तो कह रहा है बताओ कैथोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे क्या मिलेगा। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का है ये रहा। तो ध्यान से देखो, पेपर में फोटो नहीं गिवन होगी, तो ये मैं सोचने से फोटो गिवन होगी, देख के लिख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो एनोड होता है प्लस भाई, कैथोड होता है माइनस। अगर आप H2O को तोड़ोगे तो वो H2 और O टूटेगा, मतलब O 2 माइनस होता है और H प्लस होता है। कॉमन सेंस लगाओ, ऑब्वियसली 2 माइनस है जो प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो एनोड पे बनेगा O2 और कैथोड पे बनेगा H2। लो बात खत्म, याद हो गया पहला पार्ट। अगला कह रहा है जो वॉल्यूम है एक गैस की दूसरे की डबल क्यों है, दिख रहा है आपको, आपको मैं दिखाता हूँ, देखो डबल, ये देखो ये कितनी कम है और ये कितनी ज्यादा है, यहाँ देख लो, ये कितनी कम है, कितनी ज्यादा है। रीजन, क्योंकि अगर जब आप H2O लिखने जाओगे तो H2O में 2 पार्ट हाइड्रोजन के होंगे और 1 पार्ट ऑक्सीजन का होगा, बिकॉज वाटर कंटेन 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। तीसरा, अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 नहीं डालूंगा, ये नॉट, तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं डालेंगे तो क्या होगा, तो भाई रिएक्शन नहीं होगी, याद है, आयंस नहीं बन पाएंगे, और आयंस नहीं बनेंगे तो रिएक्शन आगे जा ही नहीं पाएगी। तो यही वजह है H2SO4 डालना बहुत जरूरी होता है इस रिएक्शन में। तो तीनों पार्ट एग्जाम में आते ही। ठीक है, ये रहा पहला पार्ट, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट, कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है जब किसी भी मेटल पे अटैक होता है मॉइस्चर का या एसिड का, उसको हम करोड कहते हैं और उस फिनोमिना को कहते हैं कोरोजन। जैसे काली कोटिंग आ जाती है चांदी पे, Ag2S, एग्जाम में पूछता है कई बार ये कि किस कलर की कोटिंग आती है, तो इट इज Ag2S ओनली। ठीक है, ग्रीन कोटिंग आती है कॉपर पे, हरा हो जाता है कॉपर, देखो ये रहा। और लोहे का बताइए आपको, रेडिश ब्राउन आती है Fe2O3.Xh2O, ये रस्ट का फॉर्मूला है, मेटल ऑन मेटल में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, MCQ में भी आ सकता है। ठीक है, रैंसिडिटी क्या होता है, जब कोई भी ऑयली फूड ऑक्सीडाइज होता है तो उसका स्मेल और टेस्ट बदल जाता है। आप कोई भी ऑयली खाना लाए, समोसा लाए, कचौड़ी लाए, कुछ भी लाए, छोले भटूरे लाए, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, उसका स्मेल और टेस्ट बदल गया और आपका खाने का मन नहीं कर रहा, तो इससे क्या हुआ, इसको हम बोलेंगे रैंसिडिटी, रैंसिड हो चुका है वो। When food containing fat and oil get oxidized, they become rancid and their taste and smell changes। जरूरी नहीं है ऑयली फूड ही होता है,
जो नॉर्मल फूड है वो भी हो जाता है, जैसे बिस्किट ही ले लो आप। अब इनको आप बचाओगे कैसे? बहुत तरीके हैं बचाने के। पहला, आप उस खाने को फ्रिज में रख दो। ऑब्वियसली हम यही करते हैं। फ्रिज का काम क्या होता है? आपने रात को खाना बनाया, बाहर रख दोगे तो खराब हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, आप उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हो। अचार खराब नहीं होता कभी। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऊपर से जो एयर आती है वो कांटेक्ट में नहीं आ पाती, यहाँ पे सारी ऑयल की लेयर होती है, वो एयर को अंदर नहीं जाने देती। ठीक है, खाने को आप रख दो एयर टाइट कंटेनर में रख दो। और क्या कर सकते हो आप? चिप्स को आप फ्लश कर सकते हो नाइट्रोजन गैस के साथ। जो गैस भरी होती है ना चिप्स में, वो नाइट्रोजन गैस होती है, ताकि वो हमेशा क्या रहे, फ्रेश रह सके। ठीक है। अब ये दो रिएक्शन है जो एग्जाम में बड़ी आती है। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं, बट लेड नाइट्रेट इट इज PbNO3 होल ट्वाइस को जब आप हीट पोटेशियम आयोडाइड से मिलाओगे, सॉरी हीट वाली भी आएगी आगे, तो Ki हो गया। तो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई उठ के यहाँ पे, NO3 उठ के यहाँ पे, ये बनाएगा PbI2। इसका कलर हम याद रखेंगे, इट इज येलो इन कलर। और KNO3 बनेगा। एग्जाम में पूछता है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ ये भी। ठीक है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है इसमें, देखो ये रहा। फेरस सल्फेट को हीट करने वाली रिएक्शन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका कलर मैंने बताया था, ये ग्रीन कलर का होता है। जैसे आप इसमें हीट डालोगे तो बर्निंग सल्फर की स्मेल आएगी और Fe और O मिलेगा, फेरस से फेरिक बनेगा। Fe2O3 और SO2 और SO3 बैलेंस करना बहुत ज़्यादा सिंपल है इसको। यहाँ पे 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। कलर याद रखना है इसका, ये हरा रंग होता है और ये आपका क्या होता है, दिस इज ब्राउन रंग। हनी सिंह वाला नहीं, दूसरा ब्राउन रंग। ठीक है, वैसे हनी सिंह वाला भी अच्छा था। ये रहा, कलर याद रखना, ग्रीन से ब्राउन। मैं सारे कलर आपको देने वाला हूँ एंड में। ठीक है, लेड नाइट्रेट को हीट करना। लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 होल ट्वाइस। इसको जब आप हीट करोगे तो ब्राउन सा धुआं निकलेगा, धुआं धुआं है ना, वो वाला धुआं नहीं जो आप समझ रहे हो, ब्राउन कलर का धुआं। ठीक है, ब्राउन कलर का धुआं। PbO प्लस टेस्ट ट्यूब पूरी ब्राउन ब्राउन हो जाएगी। PbO बना, NO2 जो निकला ब्राउन फ्यूम। ये पूछता है एग्जाम में, कई बार आया भी होगा एग्जाम में। ब्राउन फ्यूम निकलते हैं, बैलेंस करना बहुत सिंपल है, 2 2 4 हो गया बैलेंस। ये देखो, ये रहा ब्राउन फ्यूम्स। पूछता है ब्राउन फ्यूम किसके निकले, तो इट इज ऑफ NO2 ओनली। ठीक है, ये पूरी लिस्ट आपके पास है, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। COSO4 का ब्लू कलर होता है, इसका डर्टी ग्रीन, AgCl का व्हाइट, Ag का ग्रे, NO2 का ब्राउन फ्यूम, इसका येलो कलर, CuO ब्लैक कलर। अच्छा, प्रेसिपिटेट सिर्फ 2 ही पड़े हैं हमने, मैं सर्कल कर देता हूँ, एक ये पड़ा है और एक ये पड़ा है, बस प्रेसिपिटेट 2 ही पड़े हैं, बाकी सारे कलर्स है। CaCO3 का व्हाइट होता है, ये ताजमहल बनाने के काम आता है। CaCO3 लाइमस्टोन कहते हैं इसको। ठीक है, CaO को हम क्विक लाइम कहते हैं। CaOH होल ट्वाइस के 3 नाम है, लाइम, लाइम वाटर और स्लेट लाइम। कॉपर का ब्राउन फ्लेक की, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम आता है, ये बर्निंग सल्फर होता है। तो ये सारे के सारे आपके हिंट है जो एग्जाम में कोई ना कोई फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, और इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर खत्म। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। आप इसको क्विकली अच्छे से रिवाइज करके जाना, पेपर में फोड़ के आना, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम। जो मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा है, इस पूरे चैप्टर की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बार उसको चेक कर लेना। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, सेम एनर्जी सेम कंसेप्ट के साथ। ओके, टाटा बाय बाय।